नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेन से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, गणितीय भौतिकी का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने पहले वीडियो में ज्यामिति और बीजगणित से रिलेटेड फॉर्मूले, उनके अनुप्रयोग देखे थे। दूसरे वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। तीसरे वीडियो में फिजिक्स में प्रयुक्त होने वाले जो ग्राफ हैं उनके बारे में देखा था, उनका विश्लेषण किया था। चौथा जो हमारा वीडियो है वो अवकलन से रिलेटेड था, लास्ट वीडियो था। उसमें हमने अवकलन के प्रमुख फॉर्मूले और भौतिकी में उनके यूज देखे थे। आज का जो हमारा वीडियो है वो समाकलन से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन से संबंधित है। समाकलन गणित आपको बेहतर तरीके से तभी समझ में आएगी जब आप अवकलन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अवकलन की अच्छी जानकारी रखते हैं। यदि विद्यार्थियों आपने अवकलन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवकलन का वीडियो अवश्य देख लीजिए, ताकि आज का जो वीडियो है समाकलन है, इंटीग्रेशन है, वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने क्लासमेट्स के साथ में, सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें, हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स जानकारी स्टार्ट करते हैं कि समाकलन होता क्या है। कि देखिए, समाकलन अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। आप अभी जब मैं आपको थोड़ा सा समाकलन के बारे में बताऊंगा तो आपको बेटर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। समाकलन क्या है? अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। तो देखिए कैसे समाकलन अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। ठीक विपरीत प्रक्रिया है। क्लियर? अब देखिए, समाकलन एक्चुअल में है क्या? इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेट करना, एकत्रित करना, जोड़ना। तो समाकलन एक प्रकार की योग की क्रिया होती है जिसमें छोटी छोटी राशियों को जोड़ा जाता है। तो समाकलन क्या है? एक प्रकार की योग की क्रिया है जिसमें हम छोटी छोटी राशियों को जोड़ सकते हैं। छोटी छोटी रेखा को जोड़ सकते हैं, क्षेत्रफल को, आयतन को हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो समाकलन क्या है? एक योग प्रक्रिया है। समाकलन एक योग, एक विशेष प्रकार की योग क्रिया है। प्रकार की योग क्रिया है जिसमें छोटी छोटी राशियों को जोड़ा जाता है। छोटी छोटी राशियों को जोड़ा जाता है। तो यहां पर ये इसमें दो बातें हमने लिखी है कि ये अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। दूसरी, इसमें ये एक प्रकार का योग की क्रिया ही होती है जिसमें छोटी छोटी राशियों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए, समाकलन अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया कैसे है। हम किसी भी राशि का यदि समाकलन करें, जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि जो एफ डेस ऑफ एक्स है, देखो ध्यान देना, इसको समझना, ये कोई फलन है। एफ डेस ऑफ एक्स फलन एफ ऑफ एक्स, देखो इनको समझना। एफ ऑफ एक्स का मतलब है ये एक ऐसा फलन है जो अक्ष पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? अक्ष पर निर्भर करता है। जो एफ डेस ऑफ एक्स है, फलन एफ ऑफ एक्स का अक्ष के सापेक्ष क्या है? सापेक्ष अवकलन है। तो देखो समझना, एफ ऑफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डेस ऑफ एक्स मिलेगा। एफ का अवकलन करेंगे तो एफ डेस मिल जाएगा। क्लियर हो गया? एफ ऑफ, ये जो
ब्रैकेट लगाकर अक्स लिखा है ना, इसका मतलब ये है गुणा में नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो एफ है वो अक्स पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? अक्स पर निर्भर करता है। और इसका जो डिफरेंशिएशन है, देखो हम डिफरेंशिएशन की बात क्यों कर रहे हैं? ताकि हम समाकलन को अवकलन से समझ सके, बेहतर तरीके से समझ सके। तो इसका अवकलन ये है, तो एफ डेस ऑफ अक्स का समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा? का समाकलन एफ ऑफ अक्स होगा, एफ ऑफ अक्स होगा। इसको समझ लीजिए कि इसका अवकलन ये, इसका समाकलन ये। क्लियर? इसका यदि आप क्या करते हैं, अवकलन करेंगे तो एफ डेस ऑफ अक्स मिल गया, और इसका एफ डेस ऑफ अक्स का वापस समाकलन करेंगे तो वही राशि प्राप्त हो जाएगी, एफ ऑफ अक्स मिल जाएगी। तो जब किसी राशि का, एक राशि का अवकलन करते हैं तो दूसरी राशि मिलेगी, दूसरी राशि का समाकलन करेंगे तो पुनः वही राशि आपको मिल जाएगी। यही अवकलन और समाकलन के मध्य संबंध होता है, एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं होती है। अब देखिए समाकलन का जो निशान है, समाकलन को देखो ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। ऐसा चिन्ह थोड़ा सा यहां से मुड़ा हुआ, थोड़ा सा यहां से मुड़ा हुआ, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। दिखाने का तरीका यह है विद्यार्थियों, ठीक है? ऐसा इसका सिंबल होता है। अब कुछ हम फॉर्मूले आपके सामने रखेंगे, उन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। विद्यार्थियों इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। कुछ सूत्र देख लेते हैं। सूत्र, सबसे पहले जो पहला सूत्र है हमारे पास में, इंटीग्रेशन अक्स की घात n, अक्स की घात n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? देखिए अक्स की घात n का जो अवकलन है वो अक्स की घात n प्लस अक्स की घात n का जो अवकलन है वो n अक्स की घात n-1 हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। आप हमारे नोट से भी इनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए इसका क्या हो जाएगा? अक्स की घात n+1 अपॉन n+1, और प्लस में यहां पर एक कांस्टेंट भी आएगा जिसको हम समाकलन नियतांक कहते हैं। ये c क्या है? समाकलन नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? समाकलन नियतांक। अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो देखिए क्या है। मैं एक बार सिंपल फॉर्मूले आपके सामने रख देता हूं, इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। देखो यहां पर आप dx लिख रहे हैं, इसका मतलब अक्स के रेस्पेक्ट आप अवकलन कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट का अवकलन कर रहे हैं? अक्स के रेस्पेक्ट। और ये जो राशि है उसका अवकलन होगा, सॉरी समाकलन होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। तो यहां पर अक्स के रेस्पेक्ट समाकलन करेंगे, इस राशि का समाकलन करेंगे, ये समाकलन का चिन्ह है। फिर यहां पर देखेंगे कि अक्स की घात n का जो समाकलन है वो अक्स की घात n+1 अपॉन n+1 प्राप्त होता है। साथ में प्लस में c भी लगाएंगे जो कि समाकलन नियतांक को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट को बताता है। क्लियर? अब हम अगला जो फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल अक्स का समाकलन देखेंगे। और किसके रेस्पेक्ट देख रहे हैं? अक्स के रेस्पेक्ट देख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल अक्स का अवकलन एक्सपोनेंशियल अक्स ही होता है, तो उसका समाकलन भी एक्सपोनेंशियल अक्स ही होने वाला है। देन यहां पर क्या मिल जाएगा? एक्सपोनेंशियल अक्स प्लस में c हमें प्राप्त होने वाला है। अब देखिए cos x dx, sin x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin x प्लस में c। फिर cos x का अवकलन क्या होता है? मैं जो बोल रहा हूं वो भी आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का जो अवकलन समाकलन होगा वो cos x होगा। तो यहां से मैंने साइन एक्स ही लिखा है, तो माइनस cos x हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अगला फॉर्मूला देखिए,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो ये इसका हो जाएगा 10x, फिर इंटीग्रेशन हमारे पास में था कोट एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसका हो जाएगा माइनस में कोट एक्स प्लस सी, फिर देखिए सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी। अगला जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, हमारे पास में है कोट एक्स कोसेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी। ये एक बार फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो फॉर्मूले यहाँ पर हम और देख लेंगे। चलिए एक फॉर्मूला और देख लीजिए, log x का फॉर्मूला है और बाकी के फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे। log x का हमने जब अवकलन किया था तो 1/x आया था, तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो log x प्लस में c हो जाएगा। एक बार इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए हम इन पर आधारित उदाहरण देखेंगे, फिर हमें जो समाकलन है उनके अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग सिचुएशंस है और किस प्रकार से समाकलन हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, फिर इसके पश्चात एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, 1 की घात x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 की घात x अपॉन log a, ये इसका समाकलन हो जाएगा। चलिए हम सिंपल से हार्ड की ओर चलेंगे। जैसे हमारे पास में पहला जो एग्जाम्पल है वो है x की घात 7, x की घात 7 का क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगना है, n के स्थान पर यहाँ पर 7 है, तो x की घात 7 + 1 अपॉन 7 + 1 हो जाएगा। देन क्या मिल जाएगा, देखिए x की घात 7 + 1 बट्टे में 7 + 1 + c, तो यहाँ से x की घात 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, तो x की घात 8 बट्टे में 8 + c, ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखिए, x की घात 3/2, x की घात अब की बार हमने कितनी ली है, 3/2 ली है, तो x की घात 3/2 का क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, x की घात n + 1 अपॉन n + 1 + c। देन यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x की घात 3/2 + 1 बट्टे में 3/2 + 1, तो x की घात कितनी हो गई, 3/2 + 1, x की घात 5/2 बट्टे में 5/2 + c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 x की घात 5/2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यदि यहाँ पर आपके पास में कोई राशि कांस्टेंट की फॉर्म में हो, जैसे 5, और हमें मिल रहा है जैसे ऐसे प्राप्त हो रहा है 5 बट्टे में x की घात 5 बट्टे में x की घात 5 dx। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 5 को तो हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, जो भी कांस्टेंट होगा उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर रख दीजिए। x की घात 5 बट्टे से ऊपर जाएगी तो x की घात -5। अब इस x की घात -5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की घात -5 + 1 बट्टे में -5 + 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x की घात -4 बट्टे में x की घात कितनी हो गई, बट्टे में -4। क्लियर, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आगे तो कैलकुलेशन रहेगी। इंटीग्रेशन के अंदर हमने अभी पहला फॉर्मूला देखा है,
ये समझ में आ जाना चाहिए। अब जब दो राशियां आपस में जोड़ के रूप में होती है, जैसे साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखिए आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। साइन एक्स का अलग से इंटीग्रेशन होगा, एक्सपोनेंशियल एक्स का अलग से इंटीग्रेशन होगा। तो साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। देखो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन हो गया। एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स ही होगा। देखो इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट एक साथ लगा दीजिए तो प्लस में सी आ जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विद्यार्थियों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे फलन के अंदर यदि कोई फलन हो तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इनको एक बार हटा दें, फिर हम बात करते हैं फलन के अंदर यदि कोई फलन हो तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए एक दो एग्जाम्पल लेंगे तब हमें बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे। जैसे हमारा अगला जो उदाहरण है, इंटीग्रेशन x की घात 5x। देखिए इसे समझने का प्रयास करें। एक्सपोनेंशियल x का समाकलन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल x ही होता है। इंटीग्रेशन भी यही होता है और डिफरेंशिएशन भी यही होता है। एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होता है। तो एक्सपोनेंशियल 5x का क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल 5x ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर 5x एक बीजगणितीय फलन हमें दे रखा है। तो फलन के अंदर यदि कोई फलन है तो उस अंदर वाले फलन का अवकलन करेंगे। देखो ध्यानपूर्वक सुनना, अंदर वाले फलन का क्या करना है? अवकलन करना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है। समझ आया? हमने अवकलन में क्या पढ़ा था? फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन करके गुणा कर रहे थे। यहां पर फलन के अंदर वाले फलन का यहां पर भी अवकलन हो रहा है, समाकलन में भी क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है। अंदर वाले फलन का क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है, फिर उसका भाग लगेगा, ये ध्यान रखना जरूर। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल 5x का एक्सपोनेंशियल 5x हो गया। अब 5x का अवकलन करना है तो 5x का अवकलन हो गया 5 और इसका भाग लगा देंगे। यहां पर क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे, तो ये आ गया। बताओ विद्यार्थियों ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक मैं व्यापक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। ax प्लस बी की घात n, इसका कैसे करोगे? इसका कैसे करोगे? देखो ध्यान देना, पहले तो आप सिंपल तरीके से ax प्लस बी इसकी घात n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, यहां तक तो क्लियर हो गया कि ax प्लस बी की घात n है, तो इसमें x की घात n का फॉर्मूला लगा देंगे। पहला ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया हमने, ये पूरा का पूरा x हो गया। ठीक है, अब फलन के अंदर यदि फलन है तो इसका आप क्या करोगे? अवकलन करोगे। इसका आपको क्या करना है? अवकलन करना है और भाग लगा देना है। चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स। अवकलन किसका करना है? ax प्लस बी का करना है। देन हमें क्या मिल जाएगा? प्लस में c तो आना ही है। ax प्लस बी की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो a आ गया, फिर प्लस में b का करेंगे तो 0 आ गया, प्लस में c आना ही है। तो ये आ गया हमारे पास में इसका। तो फलन के अंदर जब फलन होता है तो उसका किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा? अंदर वाले फलन का आप अवकलन करेंगे और फिर भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अगले पार्ट की ओर, अगला एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एक वादा एग्जाम्पल फलन के अंदर वाले फलन का हम और रख देते हैं आपके सामने। जैसे हमारे पास में है cos 3x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम cos 3x। तो यहां से क्या हो जाएगा? cos का क्या होता है विद्यार्थियों? साइन होता है, तो साइन 3x हो गया, अपॉन 3x का करेंगे तो 3 हो गया, प्लस में c। तो फलन के अंदर जब कोई फलन होता है तब उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है वो आपने बेटर तरीके से समझ लिया है, देख लिया है। यहां पर जो भी फॉर्मूला है
देखो आपने देखा होगा इन सब का आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा, 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 इनका अवकलन करने पर यह आता है, इसका समाकलन करने पर वही राशि वापस आ जाती है। यही अवकलन समाकलन दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसमें ज़्यादा गहराई में हम नहीं जा रहे, इनके एग्जाम्पल्स को नहीं देख रहे। जो एग्जाम्पल्स हमारे यूज में आते हैं, एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ जो हमारे नोट्स में है। एक तो है कोड स्क्वायर अक्स, कोड स्क्वायर अक्स का देखेंगे, इसके अलावा 1/sin अक्स का भी देख लेते हैं। पहले कोड स्क्वायर अक्स देखिए, हमारे नोट्स में जो एग्जाम्पल है वो हमने परफेक्ट एग्जाम्पल लिए हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सेट किए हैं। यदि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे तो आप इंटीग्रेशन में कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करेंगे। इस वीडियो को भी आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चले, ये हमारा अगला एग्जाम्पल है कोड स्क्वायर अक्स dx। इसका क्या होगा? देखिए आप इनके फॉर्मूले देखेंगे यहाँ पर, तो हमें इसका कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? क्या है इसका कोई फॉर्मूला है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कोड स्क्वायर अक्स, क्या इसको हम कोस स्क्वायर अक्स sin स्क्वायर अक्स लिख कर भी कर सकते हैं? किया जा सकता है ऐसा? देखिए विद्यार्थी, इसको हम कैसे करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे? हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? 1 + कोड स्क्वायर अक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर अक्स, कोसेक स्क्वायर अक्स। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूँ। 1 + कोड स्क्वायर अक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर अक्स। तो यहाँ से कोड स्क्वायर अक्स बराबर क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर अक्स -1 आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ, उसके पश्चात हो जाएगा। उसके पश्चात हमारे ये जो फॉर्मूले हैं ना, उनमें से एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यदि ये यूज में नहीं आ रहा तो इसको हम दूसरी किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोसेक स्क्वायर अक्स -1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर अक्स -1 रह गया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर अक्स का क्या हो जाता है? कहीं है क्या? ये रहा, कोसेक स्क्वायर अक्स का हो जाता है माइनस में कोट अक्स, माइनस में कोट अक्स। तो माइनस में कोट अक्स हो गया इसका, माइनस में साइन पढ़ाइए, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स क्या है? 1 है, और 1 का क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा। प्लस में c आ गया, प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ से अगला इंटीग्रेशन देखें, इंटीग्रेशन 1/1 - sin अक्स dx। अब देखो पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/1 - sin अक्स, इसको हम 1 + sin अक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin अक्स ऊपर, और 1 + sin अक्स से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर अक्स हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर अक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों? इसको हम कोस स्क्वायर अक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर अक्स। कोस स्क्वायर अक्स का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर अक्स आ जाएगा। अब देखो साइन अक्स अपॉन कोस अक्स क्या हो जाएगा? टेन अक्स इंटू सेक अक्स, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा dx। दोनों ही फॉर्मूले इधर आपको मिल जाएंगे। सेक अक्स इंटू टेन अक्स का क्या होता है? सेक अक्स, सेक अक्स होता है, और सेक स्क्वायर अक्स का क्या होता है? टेन अक्स। दोनों की वैल्यू रख दीजिए। सेक स्क्वायर अक्स का तो क्या हो गया? टेन अक्स, और इसका क्या हो गया? सेक अक्स प्लस में c। तो ये सीधे से फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना है। दूसरी फॉर्म में यदि आपको मिल जाए तो उनको आप फॉर्मूलों में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाकर उनको सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए विद्यार्थियों, एक सिचुएशन और मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यदि दो फलन आपस में गुणा के रूप में हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। चलिए
जैसे हमारे पास में दो राशियां हैं u और v। कितनी राशियां हैं? दो, और आपस में गुणा में है, और इनका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं अक्ष के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं? अक्ष के रेस्पेक्ट। तो कैसे करोगे? हालांकि ऐसी सिचुएशन फिजिक्स में बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। तो पहला और दूसरा फलन इसमें आपको चूज करना है। पहला और दूसरा फलन कैसे चूज करोगे? वो एक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ILATE। पहला फलन तो देखिए, ये इनवर्स फलन, प्रतिलोमीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो दोनों में से इनमें से जो पहले है वो पहला हो जाएगा। जैसे प्रतिलोमीय फलन न के बराबर यूज में आते हैं, लॉगरिथम फंक्शन, इन दोनों में से लॉगरिथम फंक्शन यदि कोई है तो वो पहला हो जाएगा, दूसरा बड़ा बाद में हो जाएगा। अलजेब्रिक फंक्शन, यदि दो में से पहले जो आ रहा है ना वही पहला होगा, और जो बाद में आ रहा है वो दूसरा होगा। पहला और दूसरा आपको चयन करना है। पहले सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? तो कैसे करेंगे? तो पहला फलन तो एजडीज, दूसरे फलन का क्या कर देंगे आप? समाकलन कर देंगे। फिर माइनस में देखिए क्या करना है, पहले फलन का अवकलन। पहले फलन का क्या करना है? अवकलन। फिर दूसरे फलन का आपको करना है समाकलन। फिर क्या करना है? ये जो राशि प्राप्त हुई इसका फिर से समाकलन करना है। इसका फिर से क्या करना है? समाकलन करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं, और यदि वो आपको समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल अक्स साइन अक्स, ये हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया है, एक्सपोनेंशियल अक्स साइन अक्स। इसमें से पहला और दूसरा फलन कौन सा होगा? तो देखिए, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये तो फर्स्ट फलन, और ये क्या है? दूसरा फलन। पहला और दूसरा। देखिए कैसे ये सिंपल सा हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पर पहला फलन आपके पास में है साइन एक्स, तो आप इसको एजडीज रखेंगे, साइन एक्स को एजडीज रख दिया। दूसरे फलन का इंटीग्रेशन तो एक्सपोनेंशियल एक्स ही हो गया। फिर माइनस पहले फलन का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का अवकलन करना है विद्यार्थियों, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। फिर देखो दूसरे फलन का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन, तो एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल एक्स ही हो गया। इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है पूरे का, dx हो गया। अरे यही आ गया वापस। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो ये पहला फलन पहले फिर से हो गया, द्वितीय फलन ये थोड़ा सा हार्ड ले लिया हमने, थोड़ा सा क्या ले लिया है? हार्ड ले लिया है। जैसे यहां पर मैं अक्स ही रखता, अक्स रखता, अलजेब्रिक फंक्शन रखता, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता, थोड़ा सा इजी हो जाता। ठीक है, अब इसमें क्या है, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसका दोबारा करेंगे ऐसे ही। ठीक है, इसको आप i मानकर या i1 मानकर इसको फिर से करेंगे, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, हो जाएगा। चलिए मैं एक थोड़ा सा इजी एग्जांपल आपके सामने लेता हूं ताकि हम बेटर तरीके से इसको समझ सकें। जैसे ये हमारे पास में है अक्स, ये मैंने क्या ले लिया, इसका अक्स ले लिया। तो यहां पर ये तो है पहला फलन, ये दूसरा फलन। अब चलो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा इजी लिया है हमने। पहला फलन एजडीज, तो अक्स तो एजडीज, एक्सपोनेंशियल एक्स का अवकलन, तो एक्सपोनेंशियल एक्स का अवकलन है समाकलन, तो समाकलन वही हो गया। फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले फलन का अवकलन, तो अक्स का अवकलन हो गया एक, दूसरे फलन का समाकलन एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही हो गया है, ये आ गया हमारे पास में। तो अक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल एक्स ही हो जाएगा, प्लस में सी तो आना ही है, तो एक्सपोनेंशियल एक्स एक्स माइनस 1, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ जाना चाहिए कि दो फलन जब गुणा में होते हैं, दो फलन जब गुणा में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाना है। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल से इसको समझाया है। पहला फलन एजडीज, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले फलन का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर ओवरऑल समाकलन, इसका समाकलन। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समाकलन का एक नया प्रारूप आपको बताने वाले हैं, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, देखिए निश्चित समाकलन क्या है। निश्चित समाकलन के अंदर ये जो प्लस में c आ रहा है, जिसको हम समाकलन नियतांक कह रहे हैं, ये कांस्टेंट होता है, ये हमें नहीं मिलने वाला है। प्लस में c हमें प्राप्त नहीं होगा, इसकी एक फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त होने वाली है। कैसे निश्चित समाकलन कैसे करोगे, समझ लीजिए कि ये हमारे पास में है f ऑफ x का अवकलन। f ऑफ x का अवकलन क्या होगा, अवकलन है f डैश ऑफ x। क्या है, f डैश ऑफ x। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं विद्यार्थियों, निश्चित समाकलन। समाकलन में भी क्या समझा रहे हैं हम आपको, निश्चित समाकलन समझा रहे हैं। देखिए निश्चित समाकलन के नाम से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको इस पर डिपेंड जो अनुप्रयोग है वो आपको समझने हैं, कैसे इसको सोल्व करना वो समझना है बस। चलिए देखिए, तो बोर्ड पर फोकस करो। यदि हमारे पास में कोई फलन है f ऑफ x, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। मतलब ये है f ऑफ x की जगह sin x हो सकता है, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। f ऑफ x का मतलब है कि कोई फलन है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, और उसका जो फलन है वो क्या है, f डैश ऑफ x है। क्लियर। चलिए तो फिर देखो, हम क्या जानते हैं, f डैश ऑफ x का जो समाकलन है वो f ऑफ x होता है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x dx। इसका जो इंटीग्रेशन है निश्चित समाकलन के अंदर, इस समाकलन का जो निशान है इसमें यहाँ पर दो राशियाँ आपको मिलने वाली है। इसको हम कहते हैं निम्न सीमा। इसको क्या कहा जाता है, निम्न सीमा। अंग्रेजी में इसको लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहा जाता है, लोअर लिमिट कहा जाता है। और इसको हम कहते हैं ऊपरी सीमा। इसको क्या कहा जाता है, ऊपरी सीमा। इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहा जाता है, अपर लिमिट इसको कहा जाता, बोला जाता है। क्लियर। f डैश ऑफ x का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, f ऑफ x आएगा। आपको ऐसे कैसे ही समाकलन कर देना है, जो हमने पहले किए थे वही मेथड लगाने हैं, उसी तरीके से ही समाकलन होना है। बट अब की बार प्लस में c नहीं आएगा, प्लस में c नहीं आएगा, साथ में क्या आएगा, आप एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर जो लिमिट है उसको पुट कर देंगे a से b तक। अब आपको क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है। x के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करनी है। x के स्थान पर क्या लिखना है, अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाकर x के स्थान पर लोअर लिमिट पुट करनी है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इस तरीके से हम इसको पुट करेंगे, लिख देंगे विद्यार्थियों। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल जब हम आपके सामने रखेंगे तो ये बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे ही अब समझना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखें, जैसे हमारे पास में है x की घात 2 और लिमिट है 0 से लेकर 3 तक, या 0 से लेकर 2 तक कर दूं मैं, 0 से लेकर 2 तक, थोड़ा इजी हो जाएगा। x की घात 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है, 0 से 2 तक। ये क्या हो गया है, x की घात 3 बट्टे में 3, लिमिट है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 की घात 3 बट्टे में 3, फिर माइनस का साइन लगाकर x की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा ही 0 हो रहा है। 2 की घात 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 बट्टे में 3 इसका आंसर आया। ये इसका एक निश्चित मान आएगा, निश्चित आंसर आएगा। यही तो है निश्चित समाकलन, इसके जो फिक्स वैल्यू आएगी, निश्चित आंसर उसका हमें प्राप्त होने वाला है विद्यार्थियों। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम और आपके सामने रख देते हैं, इसी से ही जुड़े हुए। जैसे हमारे पास में है अगला जो एग्जाम्पल है वो है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x 0 से पाई बाई 4।
पाई बाई 4 मैंने पुट कर दिया है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वैसे ही होगा, सिंपल तरीके से जो मैंने आपको फॉर्मूले पुट करवाए हैं वैसे ही आपको करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया है 10x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई बाई 4। देन यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 10 पाई बाई 4, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, 10 0 का मान होता है 0। तो हमें क्या मिल गया, इसका आंसर क्या मिल गया है 1 मिल चुका है। यहाँ तक विद्यार्थियों आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रख देता हूं। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे तो फिर इन फ्यूचर इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए क्या है 1/x² का निश्चित समाकलन करना है। लिमिट हमें अनंत से r तक दे रखी है। कैसे करोगे, इस अक्स स्क्वायर को बट्टे से ऊपर ले जाइए। तो बट्टे से ऊपर ले जाएंगे तो अक्स की घात हो गई है -2। अक्स की घात -2 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा अक्स की घात -2 + 1 बट्टे में -2 + 1। ये एक सिंपल से तरीके से हमने इसको सीधा फॉर्मूला लगाकर इंटीग्रेशन कर दिया है। यहाँ से अक्स की घात -2 + 1 का हो गया -1 बट्टे में -1। तो यहाँ से लिमिट हमारे पास में है अनंत से r तक। तो ये हमारे को मिल चुका है माइनस में 1/x। ये माइनस का साइन पढ़ाइए, अक्स की घात बट्टे के नीचे आएगी तो प्लस में x हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो माइनस में, चलिए मैं माइनस का साइन बाहर ले लेता हूँ। पहले x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/अनंत क्या हो जाएगा 1/अनंत हो जाएगा विद्यार्थियों 1/अनंत हो जाएगा 0। देन हमें 1/r विथ नेगेटिव साइन मिलने वाला है। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। लिमिट हमने पुट कर दी बस, और क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है 0 से लेकर 2 अक्स की घात हमारे पास में है 1/2। अंडररूट का मतलब क्या होता है, देखो चीज़ें एक एक करके यदि आप क्लियर कर लेते हैं, ऐसे कईयों को अभी तक ये नहीं पता है कि अंडररूट का मतलब कितना है। तो अंडररूट का मतलब है उसकी घात कितनी है 1/2। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसा मैं बोर्ड पर सोल्व कर रहा हूँ, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए कि भाई 1/√x आ गया तो इसका हम कैसे करेंगे। √x को रूट को देखकर घबराना नहीं है। कई जगह पर बहुत बड़ी संख्या देखकर, फॉर्मूला देखकर हम घबरा जाते हैं कि इसका तो कैसे होगा। सोचो, थोड़ा सा गहराई में जाइए, घबराना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती। तो छोटी छोटी चीज़ें यदि क्लियर हो गई तो बड़ी चीज़ें तो हर कोई डेरिवेशन तो कोई निकाल लेगा। बट छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनका हम बेसिक्स नहीं समझ पा रहे हैं, उनमें हम ये अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे कि भाई अब होगा कैसे। सीधा यदि कोई आता है तो उसमें तो कोई कर लेगा। यदि आप एनसीईआरटी की किताब को उठाकर देखेंगे, विद्यार्थियों में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो सर्वश्रेष्ठ बुक है। अब वो ऐसे समझ में नहीं आएगी कि किसी एज ए स्टूडेंट यदि वो पहली बार उसको पढ़ेगा तो उसको वो बाउंसर जानी है, समझ में नहीं आएगी। तो वो कैसे समझ में आएगी, उसके लिए आपको पहले कोई पढ़ाए, आपका टीचर को आपको अच्छे से यदि वो पढ़ा दे, फिर आप उसको पढ़िए, तब वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स का कक्षा 11 कक्षा 12 सभी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस सभी वीडियोज उपलब्ध है। आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारे के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। कुछ बच्चे डिमांड करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो हमने कुछ चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिए हैं।
शेष जो चैप्टर हैं उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आने वाले समय में आपके लिए उपलब्ध करवा दिए जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो रूट का मतलब क्या है? इसकी घात है 1/2। अब इसको ले जाइए आप बट्टे से ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात कितनी हो गई है? इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 अक्स की घात हो गई है माइनस में 1/2। इसका इंटीग्रेशन करो, अक्स की घात माइनस 1/2 प्लस 1 बट्टे में -2 प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 2 तक है। तो अक्स की घात कितनी रह गई? माइनस का तो 1/2 प्लस का 1, तो प्लस का 1/2 रह गया। माइनस का 1/2 प्लस 1 तो प्लस का 1/2 रह गया। ये रह गया 0 से 2 तक, 2 ऊपर चला गया। अक्स की घात है 1/2, 0 से 2 तक। चलिए 2 अक्स की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 की घात है 1/2। फिर माइनस में अक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 और 2 की घात 1/2 कितना हो गया? √2। यही इसका आंसर हो गया है। ये इसका क्या हो गया है? आंसर हो गया है विद्यार्थियों। समझ में आ जाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। कुछ हमें इस प्रकार की फॉर्म भी मिल सकती है। निश्चित समाकलन में ओमेगा की फॉर्म में मिलेंगे आपको। जब आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ओमेगा की फॉर्म में भी आपको फलन मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फलन है वो ओमेगा के रूप में मिल सकता है। चलिए उसको बेटर तरीके से आप कैसे समझेंगे? मैं जैसे एक इंटीग्रेशन ले रहा हूँ 0 से π/2 cos थीटा डी थीटा। अब की बार हम थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट हमारे पास में 0 से π/2 है। 0 से π/2 है। देन हमें क्या हो जाएगा? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/2 तक। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin π/2 माइनस sin 0। sin π/2 की वैल्यू हो गई है 1, sin 0 का मान हो गया 0। देन इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा विद्यार्थियों। क्या आ जाएगा? 1। चलिए मैं एक आपके लिए रहने देता हूं। एक क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, छोटा सिंपल सा है। या आप सोल्व करें। इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 3x² प्लस 5x प्लस 5 dx। इसको आप सोल्व करें। एक और आपके लिए रख देता हूं मैं। देखिए क्या है? इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्सपोनेंशियल x dx। आसान सा। दोनों करें, इनके आंसर निकालें और आंसर कमेंट में जरूर करें। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इंटीग्रेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, समाकलन के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। इस वीडियो को अच्छे से देखें और यदि कहीं पर बोलने में हो सकता है अवकलन समाकलन हमने रेगुलर पढ़ाए हैं तो अवकलन की जगह समाकलन बोला जा सकता है। कई बार हो सकता है, मुझे 1-2 बार लगा, मैंने उसको सुधारने का भी प्रयास किया। आप कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहें, एक बार दोबारा अच्छे से सुने, क्लियर कर लीजिए। ठीक है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हम वेक्टर से रिलेटेड लेकर आएंगे, सदिश का वीडियो हम लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।